गुड मॉर्निंग छात्रों। आप सभी छात्र छात्राओं का ऑनलाइन कक्षा एजुकेशन की कक्षा में आपका स्वागत है। और छात्रों, जैसा कि हम कर रहे हैं 9th क्लास का अर्थशास्त्र भाग का पहला पाठ, जिसका नाम है पालमपुर की कहानी। इसका पाठ नंबर 1 मैंने पहले आपको समझाया, जिसमें कुछ अभ्यास के प्रश्न कराए, और आज मैं आपको कुछ इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न और कराने जा रहा हूं, क्योंकि आपके छोटे छोटे क्वेश्चन भी, एक नंबर वाले क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में से पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज छोटे प्रश्नों के बारे में। पालमपुर की कहानी। पहला प्रश्न है, पालमपुर गांव में कौन सी क्रियाएं सीमित सत्र पर की जाती है? तो प्रश्न समझने का प्रयास कीजिए। एक होती है बहुत ज्यादा लंबे चौड़े सत्र पर, और एक सीमित सत्र पर, कम सत्र पर। तो जैसा कि आपको पता है कि पालमपुर भी दूसरे गांव की तरह कृषि प्रधान गांव है। वहां पर ज्यादातर लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में भाग लेते हैं, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, वे खेती के कामों में निर्भर हैं। लेकिन इसके साथ साथ गांव में कुछ दूसरी भी क्रियाएं हैं जो सीमित मात्रा में हैं। वे कौन कौन सी हैं, उनका जिक्र करना है। तो वे कौन कौन सी हैं? वे हैं लघु स्तरीय निर्माण। लघु स्तरीय निर्माण का मतलब छोटा, जैसे बढ़ई का काम है, हलवाई का काम है, या छोटे कोई कॉपी बनाने का, बर्तन बनाने का, या कुम्हार का बर्तन बनाने का काम है, चमार का जूती बनाने का काम है। इस प्रकार के जो काम है, वे जो छोटे स्तर पर काम है, उनका निर्माण। दूसरा, डेयरी फार्म। गांव में कुछ पशुओं को रख करके डेयरी फार्म भी रखते हैं। इसके साथ साथ कुछ लोग परिवहन से, जैसे छकड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, और इसके अलावा कोई ट्रैक्टर से, ट्राली से, और ट्रैक्टर ट्राली के अलावा छोटे छोटे वाहन, सवारी वाहन, और वजन ढोने के लिए वाहनों का प्रयोग, किराए भाड़े का आदि के प्रयोग काम करते हैं। उन सब क्रियाओं का भी गांव में प्रचलन है, लेकिन ये सब कार्य छोटे स्तर पर है, कम है, ज्यादा नहीं। अब आते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं? इस प्रश्न को समझिए। जब भी हम कोई वस्तु को बनाते हैं, प्राकृतिक संसाधनों से वस्तु लेकर के कोई नई वस्तु का निर्माण करते हैं, तो निर्माण करने में किन किन कारकों की जरूरत पड़ती है? नंबर 1, भूमि की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी उत्पादन करेंगे तो हम उसके लिए भूमि चाहिए, क्षेत्र चाहिए। बिना भूमि के क्या हम वायु में थोड़ी उसका उत्पादन कर सकते हैं। नंबर 2, उसके लिए श्रम चाहिएगा, मेहनत करने वाले, काम करने वाले मजदूर, कारीगर, इंजीनियर, लेबर, इस प्रकार का चाहिए। और नंबर 3, पूंजी चाहिएगी, उस पे काम लगाने के लिए, मशीन खरीदने के लिए, मकान बनाने के लिए, भवन बनाने के लिए। इसके अलावा जो पूंजीगत वस्तुएं हैं, मशीन है, उसमें उन पर लगाने के लिए, कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी चाहिएगी। और चौथा, मानव चाहिए, ये उद्यम चाहिए, उद्यमी जो इस कार्य को चलाता है वो भी चाहिए। तभी जाके इन 4 चीजों के सहयोग से हमारा उत्पादन होता है। ये 3 चौथा आदमी इन तीनों को कंट्रोल करता है। इन तीनों की जरूरत है इस आदमी को। इन तीनों को जोड़ करके ये चौथा आदमी उत्पादन की क्रियाएं करता है। इस बार हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। स्थायी पूंजी में क्या कौन कौन सी वस्तु होती है, क्या क्या वस्तुएं होती हैं, कौन कौन सी वस्तु होती है? स्थायी पूंजी। स्टूडेंट्स, आपने गांव में देखा है, कई किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, ट्राली है, कंबाइन है, और थ्रेसर हैं। इसके अलावा दूसरी और आपने देखा है रूटावेटर है, दूसरी मशीनें काफी हैं जो एक लंबे समय तक काम आती हैं। यानी एक ऐसे औजार जो लंबे समय तक काम आते हैं, उसके हर प्रकार के औजार किसान के पास होते हैं। उन औजारों को हम स्थायी पूंजी कहते हैं। स्थायी पूंजी यानी लंबे 15-20 साल तक काम आने वाले साधन, जिसमें हम पैसा लगा दिया, ट्यूबवेल है या मशीन है, उसको हम स्थायी पूंजी कहेंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, क्रियाशील पूंजी में कौन सी वस्तु आती है, क्या वस्तु आती है? इसमें कच्चा माल। सबसे पहली बात, तो जो भी कच्चा माल है वो सारा का सारा इसमें आएगा स्थायी पूंजी में। जैसे कि आपने उत्पादन करना है तो उसमें अच्छे बीज की जरूरत पड़ेगी, और उर्वरक की जरूरत पड़ेगी, और इसके लिए नगद मुद्रा भी चाहिए। नगद मुद्रा ये कार्यशील, क्योंकि इनके बिना हम अपना मशीनों का सहयोग से
नया उत्पादन नहीं कर पाते। किसान को कार्यशील पूंजी इसलिए कहा है क्योंकि इनका सहयोग ये ही तो पूंजी है। नगद मुद्रा से वह उसकी देखभाल करता है, उसकी खुदाई मशीनों की सहयोग से मशीन वाले को पैसे देके खुदाई करवाता है, उसकी बहाई बिजाई करवाता है, और कच्चा माल है उसमें डालने के लिए उसको बीज खाद और स्प्रे की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि जो पूंजी लंबे समय तक चले वो स्थायी पूंजी कहलाती है, और जो एक बार यूज के बाद खत्म हो जाए उसे कार्यशील पूंजी कहते हैं। इसका प्रश्न नंबर 5 पर ये भारत में के किस राज्य में सबसे अधिक उर्वरक का प्रयोग होता है? बिल्कुल ठीक, छोटा प्रश्न है, क्योंकि जब हरित क्रांति आई पंजाब में आई थी, और हरित क्रांति पंजाब में आने का कारण था क्योंकि उन्होंने सबसे अधिक उर्वरक और हाइब्रिड यूज किए थे। तो हमारा भारत का वो राज्य है पंजाब। पंजाब में सबसे ज्यादा उर्वरक प्रयोग होते हैं, आज भी ज्यादा प्रयोग करते हैं। इसके बाद इसलिए हरित क्रांति वहां ज्यादा आई थी। इसका प्रश्न नंबर 6, पालमपुर में परिवारों की संख्या कितनी है? बहुत आसान सी बात है, हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स, क्लास में भी आपको यह पाठ पढ़ाया गया था। पालमपुर के गांव में 450 घर हैं। मैंने बताया था कितने 450 परिवार रहते हैं उस छोटे से गांव में। तो दूसरा इससे अगला प्रश्न है, पालमपुर से संबंधित है, पालमपुर में कितने प्रतिशत परिवार खेती पर निर्भर करते हैं? इसमें से 70% लोग खेती पर निर्भर करते हैं। इसका 70%, 7 35 7 के 42 बच गया 3 7 5 35 लगभग 65 घर। 650 नहीं होगी, 450 भाग में 70 87 के 42 बच गया 0, और ये आ गया 5 2 में 10, ये आ गया आपका 5 1 5 7 14 2 28 21 280 का 280 घर है लगभग वे खेती पर निर्भर करते हैं। इसके बाद अगला ये आपका हरित क्रांति किस दशक के अंत में आई? जैसे कि पहले इस प्रश्न में बताया था, हरित क्रांति 1960 के दशक के अंतिम वर्षों में आई, और ये पंजाब में है क्योंकि उन्होंने अधिक हाइब्रिड बीज और उर्वरकों का प्रयोग किया, और जिसके कारण फसल में एकदम से उत्पादन में बढ़ोतरी हुई। यह प्रश्न नंबर 9, भारत की अर्थव्यवस्था पर हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े? ये थोड़ा आपका बड़ा प्रश्न है। हरित क्रांति की अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति के कारण आपको पता है पैदावार ज्यादा हुई, देश का विकास हुआ है, और उसके साथ साथ राज्यों को बड़ा बेनिफिट हुआ उसका, और इसके साथ भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील हुई, और हरित क्रांति के उत्पादन की जो मात्रा थी हमारी वो पहले की अपेक्षा ज्यादा बढ़ी, और जो भारत में खाद्यान्न थे, खाद्यान्न पदार्थ जैसे चावल है, गेहूं है, इनका अधिक मात्रा में उत्पादन किया गया, जिसके कारण भारत आत्मनिर्भर देश बन गया। इसके अलावा किसानों का जो जीवन स्तर था उसमें भी सुधार आया, क्योंकि पहले किसानों की इनकम बहुत कम थी, और फसल जो उत्पादन ज्यादा होने के कारण उनके आय में परिवर्तन आने के कारण बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया। भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि के कारण जो हम दूसरे देशों से आयात करते थे उस आयात में भी कमी आई, क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए हमें उत्पादन की आवश्यकता थी, लेकिन जमीन को रबड़ तो है नहीं, बढ़ जाएगा, जमीन को तो हम बढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन हरित क्रांति के कारण उत्पादन की मात्रा में ज्यादा अंतर आया। इसके बाद हरित क्रांति का क्या अभिप्राय है? हरित क्रांति अच्छे उन्नत बीज और उन्नत प्रकार के उपकरण, अच्छे प्रकार के उपकरण
और उन प्रकार की उर्वरक, उच्च क्वालिटी के कीटनाशकों का प्रयोग के कारण जो उत्पादन में बढ़ोतरी हुई, कृषि में वृद्धि हुई, उसको हरित क्रांति कहते हैं। यानी जमीन को बिना बढ़ाए, जमीन में बिना परिवर्तन किए, बीजों के कारण, खाद के कारण और कीटनाशकों के कारण जो उत्पादन में वृद्धि होती है उसे हमें हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। और भारत में 1960 के दशक के अंतिम सालों में वृद्धि हुई थी, यानी 69-70 के करीब, 68-69-70। और इससे सबसे पहले हमने इन दो, चावल और गेहूं, दो किस्मों में इसको अपनाया था, और जिसका कारण बहुत ज्यादा वृद्धि हुई थी, जो आज भी आप देख रहे हैं आपकी पैदावार में बहुत ज्यादा वृद्धि होती है। तो इस प्रकार छात्रों, ये आपका पालमपुर की कहानी नामक पाठ था, और उसका पालमपुर कहानी नामक पाठ के जरिए आप लोगों को गांव की स्थिति से अवगत कराना था, गांव में जो आर्थिक क्रियाएं होती है उनसे आपको अवगत कराना था। तो इस पालमपुर की कहानी ना करके हमारे हर गांव की कहानी है। तो इस गांव को आप ग्रामीण छात्र होने के नाते इसको आसानी से समझ पा रहे हैं और इसको आपने याद करना है। तो आज की कक्षा में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।